हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। और ये हमारा सीरीज चल रहा था बिल्डिंग मटेरियल, और जहाँ पे हम सीमेंट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर इस वीडियो से, जो कि है हमारा स्टोन एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसमें स्टोन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, स्टोन क्या होता है? तो स्टोन्स आर नेचुरली अकरिंग कंपैक्ट सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल्स दैट मेक द अर्थ क्रस्ट। तो स्टोन क्या है? एक नेचुरली अकर होने वाला काफी कॉम्पैक्ट सॉलिड और मासिव मटेरियल होता है जो हमारा अर्थ क्रस्ट बनाता है। सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। ए रॉक में बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हिच हैज नो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। तो एक रॉक को हम डिफाइन कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट के इस पोर्शन के रूप में जिसका कोई डेफिनेट शेप और या स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस एंड आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो लगभग सभी रॉक का क्या होता है? एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है? तो मिनरल्स से और ऑर्गेनिक मैटर से। तो किससे मिलकर बनेगा? आपका रॉक इक्वल टू मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। सम ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर एज फॉर। कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है, तो एग्जांपल क्वार्ट्ज हो गया, ये क्या है? मिनरल्स है। फेल्डस्पार, माइका एंड डोलोमाइट, ये सब क्या है? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। ठीक। मोनो मिनरल रॉक क्या होता है? रॉक हैविंग वन मिनरल, जिप्सम। मतलब वह रॉक जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल हो उसको बोलेंगे मोनो मिनरल रॉक, जैसे कि जिप्सम, उसमें सिर्फ एक ही मिनरल है। ठीक है। पॉली मिनरल रॉक क्या होगा? वह रॉक जिसमें एक से ज्यादा मिनरल हो, जैसे ग्रेनाइट, बसाल्ट, इसमें एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? पॉली मिनरल रॉक हो गया। ठीक। Being aggregation of minerals, the properties of the rocks are dependent upon the character of minerals constituents identified by their physical properties as follows. अब चूंकि जो रॉक होता है, रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो जो रॉक का प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स मिनरल्स के कैरेक्टर पे। ठीक है। जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हार्डनेस। हार्डनेस क्या कौन सा प्रॉपर्टी होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को अगर हम बहुत जल्दी डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कौन सा मिनरल है, तो हम हार्डनेस चेक कर लेंगे। ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय स्क्रैचिंग द मिनरल्स विद अ सीरीज ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ नोन वेरिएशन इन हार्डनेस यूजिंग द मोर्स स्केल। ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे मेजर कर सकते हैं हार्डनेस? मिनरल्स को स्क्रैच करेंगे विद अ सीरीज ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस दिया हुआ है जिसका हमको हार्डनेस वेरिएशन पता होता है, उससे स्क्रैच करेंगे, और फिर उससे एक उसके रिलेटिव में हम निकालेंगे कि उसका वो कितना हार्डनेस है, स्क्रैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर टॉल्क टॉल्क का हार्डनेस क्या होता है? इसके इसके मोस स्केल में उसको 1 पे डालेंगे। इजिली स्क्रैच विद थंबनेल, और थंबनेल से बहुत आसानी से, नाखून से बहुत आसानी से इस पर स्क्रैच पड़ जाएगा। ठीक है। टैल्क में फिर जिप्सम, जिप्सम जो सब्सटेंस है, इसको हम जब स्क्रैच करेंगे तो इस पर भी स्क्रैच पड़ जाएगा थंबनेल से, और इसको हम डालेंगे मॉस स्केल में 2 पे। ठीक है। कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट कैन नॉट बी स्क्रैच बाय थंबनेल बट कैन बी इजिली स्क्रैच्ड बाय अ नाइफ। वो थंबनेल से स्क्रैच नहीं पड़ सकता है कैल्साइट में, लेकिन नाइफ से उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा, तो इसको हम डालेंगे 3 पे। फ्लोराइड की बात करें, कैन बी कट बाय नाइफ विथ ग्रेटर डिफिकल्टी देन कैल्साइट। तो कैल्साइट के कंपेरिजन में फ्लोराइड जो है चाकू से भी बहुत मुश्किल से कटेगा, इसलिए इसको हम डालेंगे 4th स्केल पे। और एपेटाइट क्या होता है? कैन बी कट विथ डिफिकल्टी बाई नाइफ। ठीक है। तो आप इसको भी नाइफ से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डिफिकल्टी होगा, तो इसको डालेंगे 5 नंबर पे। उसी तरीके से एक है ऑर्थोक्लेस, एक सब्सटेंस है, कैन बी कट विथ नाइफ विथ डिफिकल्टी ऑन थिन एजेस, जहाँ पे थिन एज पे कट सकता है, और इसको 6 में डालेंगे। क्वार्ट्ज क्या होता है? नॉट स्क्रैच्ड बाय स्टील स्टार्चेस ग्लास। ठीक है। इसको 7 पर डालेंगे। टोपाज 8 पे है। कोरंडम 9th, डायमंड 10। ये कुछ आपका सब्सटेंसेस हो गया, और उसका वेरिएशन हो गया, उसका नंबरिंग हो गया, द मोस्ट स्केल, हार्डनेस स्केल जो हार्डनेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इफ अ सब्सटेंसेस इज स्क्रैच्ड बाय फ्लोराइड एंड नॉट बाय कैल्साइट, इट्स हार्डनेस इज बिटवीन 3 से 4। अगर किसी अगर कोई सब्सटेंस है उस पर स्क्रैच होता है फ्लोराइड से, कैल्साइट से नहीं, उसका हार्डनेस कितना होगा? 3 से 4 होगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है क्लीवेज। The measure of the capability of some minerals to split along a certain plane parallel to the crystal face। तो क्लीवेज क्या होता है? एक मेजर है
किसी भी मिनरल का कि उसका कितना कैपेबल है, सक्षम है स्प्लिट होने का। अगर चाहता है कि किसी प्लेन के लॉन्ग, किसी क्रिस्टल फेस के पैरेलल प्लेन पे वो स्प्लिट करे, ब्रेक करे, टूट जाए, तो कितना टूटने के लिए कितना वो सक्षम है, टूट सकता है कि नहीं कर सकता, उस चीज का मेजर है क्लीवेज। ठीक है। स्ट्रिक क्या होता है? इट इज द मिनरल्स कलर इन पाउडर फॉर्म। तो मिनरल को जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कलर क्या होगा? वो कहलाएगा स्ट्रिक। कलर क्या होता है? इट इज यूज फॉर मेटालिक मिनरल्स बट फॉर नॉन मेटालिक मिनरल्स इट इज लेस रिलायबल। कलर जो है जनरली यूज होता है मेटालिक मिनरल्स के लिए, नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए बहुत ही कम रिलायबल होता है कलर। लस्टर क्या होता है? इट इज साइन ऑन द सर्फेस ऑफ मिनरल। लस्टर क्या है? सिंपल किसी मिनरल के सर्फेस पर साइन होता है उसको लस्टर बोलते हैं। एंड इट्स अपीयरेंस अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक। क्रिस्टल क्या होता है? The crystal form is of importance when a mineral tend to develop its natural shape. The crystal form is of importance when a mineral tend to develop its natural shape. जब अपना कोई मिनरल नेचुरल शेप डेवलप करना चाह रहा होता है तब उसका क्रिस्टल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। अगर बात करें रॉक्स को हम क्लासिफाई करें तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से कर सकते हैं। एक होगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रैटिफाइड रॉक है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक है एंड फॉलिएटेड रॉक है। केमिकल की बात करेंगे तो कैलकेरियस रॉक, अर्गिलेसियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। यहाँ पे इग्नियस रॉक को फिर बांटा गया है दो भागों में, इंट्रूसिव दैट इज प्लूटोनिक भी कहते हैं, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को बांटा गया है मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब देखते हैं एक एक रॉक को। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इसमें हमने बांटा है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो पहले देखेंगे इग्नियस रॉक। क्या होता है इग्नियस रॉक? रॉक्स आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा और लावा। अगर माग्मा या लावा के सॉलिडिफिकेशन, उसके ठंडा होने के बाद वो जो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तब जो रॉक फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। यह जो रॉक होता है क्या होता है? स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होगा, लंबे वक्त चलेगा। दे हैव क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टाइन होगा और ग्रेन काफी कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है? काफी डेंस होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। इग्नियस रॉक को बांटा गया है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। व्हेन कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ magma occurs deep inside the earth surface, अगर अर्थ सर्फेस के बहुत अंदर magma का कूलिंग हो रहा है और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी दो है, यहाँ पे दो है। एक हो गया प्लूटोनिक रॉक्स, व्हेन magma cools deep inside the earth, अगर बहुत डीप जाके magma कूल हो रहा है फिर सॉलिड बन रहा है, तब उस रॉक को बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, जैसे कि ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है? प्लूटोनिक रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। हाइपरबेसल रॉक क्या होता है? विद मैग्मा कूल्स एट शैलो डेप्थ, अगर शैलो डेप्थ में मैग्मा ठंडा हो रहा है, मतलब कम गहराई पे, उसको बोलेंगे हाइपरबेसल रॉक, जैसे कि डोलेराइट। ठीक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? व्हेन कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा अकर्स ऑन टॉप ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के बाहर आके लावा जो है कूल हो रहा है फिर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जैसे कि बसाल्ट, ट्रैप। ठीक है। तो ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आपको बहुत अंदर होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये होगा इग्नियस रॉक। ठीक है। मैग्मा बाहर निकला लावा पे, फिर जाके अगर डिपॉजिट होगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। नेक्स्ट रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है? दीज रॉक्स आर फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक बाय एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज विंड, एयर, वाटर। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है ये कैसे फॉर्म, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, पहले से जो रॉक है, वो जब टूटता है, ब्रेक होता है किसी एक्सटर्नल कारणों से, जैसे कि विंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद जो रॉक फॉर्म करता है उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेशन एंड सेमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ये कैसे फॉर्म होता है? बाय द कंसोलिडेशन एंड सेमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ठीक है। कोई जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक था वो डिपॉजिट होगा, फिर उस पर बहुत सालों तक कंसोलिडेट होगा, उसका तो सेमेंटेशन प्रॉपर्टी उसमें आएगी, तो उस रॉक को बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सैंडस्टीन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेवल क्या है? ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। सिल्ट स्टोन, सेल, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। जैसे कि ये आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इसमें क्या हुआ? वेदरिंग हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, बना रेसिडुअल डिपॉजिट्स, फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर कहीं गया, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है इसमें आया, कंसोलिडेट हुआ, तो ये बन जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब यहाँ भी हमने तीन क्लासिफिकेशन देखा था, एक मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक, एक केमिकल सेडिमेंट्री रॉक और एक बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक।
तो मैकेनिकल को कहते हैं क्लास्टिक, मैकेनिकल को क्या कहते हैं, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। दी सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, अगर फिजिकल वेदरिंग के कारण टूट कर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुआ हो, जैसे कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, मूविंग एयर हो गया, थर्मल इफेक्ट, एसिड हो गया, तब जो रॉक फॉर्म करेगा उसको मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक और क्लास्टिक बोलेंगे हम। ठीक है। वहीं दीज रॉक्स जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, बाय द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, एसिड, अल्कली ऑन रॉक्स। रॉक्स पे अगर वाटर का, एसिड का या अल्कली का केमिकल एक्शन होगा, तब जाके रॉक टूटेगा, उसका वेदरिंग होगा, फिर कहीं और जाके डिपोजिट होगा, उसमें से उसका कंसोलिडेट करेगा, तब जो रॉक बनेगा उसको बनेंगे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज सी एनिमल्स। ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये बनता है कैसे, किसी ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या होता है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर एंड लिक्विड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ये भी फॉर्म करता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही। उस पर जो हम एक्शन होगा अर्थ के मूवमेंट का कारण या कोई टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन के कारण इस पर कुछ एक्शन होगा, ठीक है, वेरिएशन आएगा, तो उस वेरिएशन के कारण इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और जो बनता है उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि ग्रेनाइट क्या है, एक स्टोन है, ये पहले इग्नियस रॉक था। ठीक है। अब इसमें से इस पे क्या हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर स्टैक्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, इग्नियस रॉक कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक में, बन गया नीस बोलेंगे इसको। तो ग्रेनाइट से बन गया नीस। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या था, सेडिमेंट्री रॉक था, ये इस पे मेटामॉर्फिज्म हो गया तो क्या बन गया, लाइमस्टोन से बन गया मार्बल बन गया। ठीक है। सेल, सेल भी क्या था, सेडिमेंट्री रॉक था, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन लगा, मेटामॉर्फिज्म हुआ, तो ये क्या बन गया, स्लेट बन गया, तो सेल से बना स्लेट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन भी क्या था, पहले सेडिमेंट्री रॉक था, इस पे मेटामॉर्फिज्म हुआ तो ये बन गया क्वार्टजाइट। तो ये हो रहा है कन्वर्सन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है। ये था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन हमने देखा था, एक हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक, एक हो गया अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, एक हो गया फॉलिएटेड रॉक। अब क्या होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, रॉक हैविंग अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर लेयर्ड है, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तब उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इस पर लेयर के फॉर्म में होगा। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होगा, रॉक्स नॉट शोइंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट, इस लेयर उसको आसानी से टूट नहीं सकता है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, ये सब क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, कोई लेयर नहीं है, आप इसको आसानी से स्प्लिट नहीं कर सकते लेयर्स में। नेक्स्ट है फॉलिएटेड रॉक्स। ये क्या होता है, दीज रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक डिफरेंट डायरेक्शन में ही स्प्लिट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव अ फॉलिएटेड स्ट्रक्चर, तो मोस्ट ऑफ द जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा उसका फॉलिएटेड स्ट्रक्चर ही होता है, जैसे कि स्लेट, स्लेट बना है किससे, सेल से, सेल एक सेडिमेंट्री रॉक था, उसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ तो स्लेट बना, और स्लेट क्या है, एक फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो हमने तीन देखा था, कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक और आर्गिलेशियस रॉक। क्या होता है कैलकेरियस रॉक, मेन कंपोनेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उसको बोलेंगे कैलकेरियस रॉक्स। जैसे कि मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये क्या है, कैलकेरियस रॉक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें मेन कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल और लाइमस्टोन। क्लियर है। नेक्स्ट है सिलिशियस रॉक, इसका जो मेन कंपोनेंट होगा वो सिलिका होगा, जैसे कि सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट, ये सब क्या है, सिलिशियस रॉक। नेक्स्ट है आर्गिलेशियस रॉक, जैसे कि इसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, क्ले होगा, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है। और एग्जांपल स्लेट, क्ले एंड लेटेराइट। एक एग्जांपल है, फॉर द स्टोन्स गिवन बिलो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल एंड स्लेट, क्लासिफाई देम एज पर द जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको क्लासिफाई करना है, आपको क्या, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ग्रेनाइट स्टोन है, अगर हम बात करें जियोलॉजिकली, तो जियोलॉजिकल कैसा है, ये इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक होता है। ठीक है। अगर वही फिजिकल की बात करें तो ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, मतलब इसमें कोई लेयर नहीं होता है, आसानी से आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और ग्रेनाइट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सिलिका ज्यादा होता है, इसलिए सिलिशियस रॉक होता है। ठीक है।
अगर हम सैंड स्टोन की बात करें तो सैंड स्टोन का जियोलॉजिकल है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है ये, और ये स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, और केमिकली सिलिशियस रॉक ये भी है। अगर हम बात करें लाइम स्टोन की, तो लाइम स्टोन का जियोलॉजिकली ये भी सेडिमेंट्री रॉक होता है, और ये भी क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। और केमिकली बात करें तो ये क्या होता है, लाइम स्टोन लाइम है तो कैलकैरियस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो ये हो गया कैलकैरियस। मार्बल की बात करें तो मार्बल होगा मेटामॉर्फिक रॉक जियोलॉजिकली। अगर फिजिकल की बात करें तो मार्बल क्या होता है, आपको फॉलिएटेड होता है। मोस्ट ऑफ द याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है फॉलिएटेड रॉक होता है, ठीक है। और जो केमिकल होगा इसमें क्या होगा, कैलकैरियस होगा, ठीक है। अगर बात करें स्लेट की तो ये भी क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होगा, सेल से बनता है स्लेट, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें फिजिकल तो ये भी होगा फॉलिएटेड स्ट्रक्चर, और केमिकल आर्गिलेसियस, ठीक। स्टोन माइनिंग प्रोसेस देखते हैं, स्टोन को माइन कैसे करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है क्वेरिंग। क्या होता है क्वेरिंग? द ओनली ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज टर्म्ड एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ओनली ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन, जब नेचुरल स्टोन को हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इकलौता ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। वाइल सेलेक्टिंग द क्वेरिंग साइट, अब क्वेरिंग साइट जहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है नेचुरल स्टोन को, सिलेक्ट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टोन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, एक डिजायर्ड क्वालिटी का हमको अच्छे क्वालिटी का एक सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोन मिले, ठीक है, वैसे जगह जाके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्वेरिंग करेंगे। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो वहां पे, चीप लेबर मिल जाए, स्पेस की अवेलेबिलिटी हो वहां पे, ठीक है, ताकि जो हम रिफ्यूज को जो वेस्ट निकलेगा उसको हम डंप कर पाए। प्रॉब्लम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर, ठीक है, उसका प्रॉब्लम ना हो। क्वेरिंग कैन बी डन बाय एनी द फॉलोइंग, तो क्वेरिंग करने का तरीका क्या है? तो एक्सकेवेशन स्टोन बरीड इन द अर्थ और अंडर लूज ओवरबर्डन आर एक्सकेवेटेड विद चीजल्स हैमर्स। जो एक्सकेवेशन स्टोन है, अर्थ में बरीड है या अंडर लूज ओवरबर्डन है, उसको क्या करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, खुदाई करेंगे विद चीजल्स एंड हैमर्स की मदद से, ठीक है। वेजिंग क्या होता है? दिस मेथड ऑफ क्वेरिंग इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, मार्बल। अगर सॉफ्ट रॉक का हमको क्वेरिंग करना है, तो जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, लैटेराइट, मार्बल, तो उसके लिए हम वेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वेजिंग क्या है, क्वेरिंग का एक तरीका है। हीटिंग, इट इज सुटेबल फॉर क्वेरिंग स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक सच एज ग्रेनाइट एंड जीनीस। तो हीटिंग जो क्वेरिंग का तरीका है वो सुटेबल किसके लिए होता है, जो स्मॉल हो गया, स्मॉल थिन और रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन मिल रहा है रॉक से। रॉक से हमको क्या मिल रहा है, एक छोटा छोटा थीन पतला रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन मिल रहा है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया। तो यहाँ हीट करके भी हम क्वेरिंग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टोन को। ब्लास्टिंग, एक्सप्लोसिव सच एज ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग कॉटन, डायनामाइट आर यूज्ड, ठीक है। एक्सप्लोसिव जैसे कि ब्लास्टिंग पाउडर हो गया, ब्लास्टिंग कॉटन हो गया, डायनामाइट हो गया, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लास्टिंग करने के लिए। द ब्लास्टिंग पाउडर यूज इन द क्वेरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ साल्ट पीटर। जो ब्लास्टिंग पाउडर हम यूज करते हैं क्वेरिंग प्रोसेस में, तो क्या क्या होता है, साल्ट पीटर होता है 75%, चारकोल होगा 15% एंड सल्फर होगा 10%, ठीक है। तो 75%, 15% एंड 10%। नेक्स्ट है सीजनिंग। क्या होता है सीजनिंग? ए फ्रेशली कट स्टोन कैरी सम नेचुरल मॉइस्चर नोन एज क्वेरी सैप मेकिंग सॉफ्ट एंड वर्केबल। एक जो फ्रेशली कट स्टोन, जो फ्रेशली हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं स्टोन, उसमें क्या होता है, कुछ नेचुरल मॉइस्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्वेरी सैप, जो इसको बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, वर्केबल बनाता है। द क्वेरी सैप इज मिनरल सॉल्यूशन एंड रिएक्ट्स केमिकली विद द मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स व्हेन द स्टोन इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर आफ्टर क्वेरिंग। तो क्वेरिंग के बाद जब स्टोन को एटमोस्फेयर से एक्सपोज होता है, तो यही जो क्वेरी सॉफ्ट था, नेचुरल मॉइस्चर था, वो क्या होता है, मिनरल सॉल्यूशन होता है और रिएक्ट करता है केमिकली किसके साथ, मिनरल के कॉन्स्टिट्यूट्स के साथ। द स्टोन बिकम्स हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट आफ्टर दिस, और इस रिएक्शन के बाद जो स्टोन है और हार्ड हो जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 6 to 12 मंथ आफ्टर कंप्लीट फॉर कंप्लीट सीजनिंग, ठीक है। तो कंप्लीट सीजनिंग के लिए कितना चाहिए आपको, 6 से 12 महीना का वक्त चाहिए। व्हेन द क्वेरी सैप इवेपोरेट्स, जब क्वेरी का जो सैप होता है, मॉइस्चर होता है, वो इवेपोरेट कर जाएगा, इट लीव्स अ क्रिस्टलाइन फिल्म, एक छोड़ देगा, क्रिस्टलाइन फिल्म छोड़ देगा अपने ऊपर ऑन द फेसेस ऑफ द स्टोन, स्टोन के फेस पे, एंड मेक्स देम वेदर रेसिस्टेंस, और क्या बना देगा, वेदर रेसिस्टेंट बना देगा। द ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग इंप्रूव्स द वेदर रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन, ठीक है। द ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग, सीजन से पहले हम ड्रेसिंग करेंगे, ये क्या करेगा, इंप्रूव्स द
वेदर रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन, स्टोन के जो वेदर के प्रति रेसिस्टेंस होता है उसको इंप्रूव कर देगा अगर सीजनिंग से पहले हम ड्रेस कर देंगे। अब क्या होता है ड्रेसिंग, ये देखते हैं। एक क्वेरिड स्टोन हैज अ रफ सरफेस, ठीक है, जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टोन को तो क्या होगा, सरफेस उसका रफ होगा, विच इज ड्रेस्ड टू ऑब्टेन अ डेफिनेट एंड रेगुलर शेप। तो स्टोन को हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस करते हैं ताकि उसको डेफिनेट और रेगुलर शेप में लाया जा सके, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है इज डन इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली हम करते हैं क्वेरिंग के बाद, आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर सीजनिंग। क्वेरिंग करके लाएंगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे, तब जाके सीजनिंग करेंगे टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले ही हमने ड्रेसिंग कर दिया, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स था उसको हटा दिया, फिर उसको ले जाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जाके हम सीजनिंग करेंगे उसका। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन प्रोवाइड्स अ प्लेजेंट अपीयरेंस। ड्रेसिंग करने से क्या होता है, स्टोन आपको अच्छा दिखेगा, प्रॉपर बेडिंग विथ गुड मोटार जॉइंट दिखेगा, स्पेशल शेप फॉर आर्चेस, कॉपिंग, पिलर्स, ठीक है। स्टोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन एंड वॉल वर्क में यूज कर सकते हैं, फेसिंग एंड आर्किटेक्चरल आइटम्स में यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड ब्रिजेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हीट एंड केमिकली रेसिस्टेंट आइटम्स, रोड कंस्ट्रक्शन आइटम्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स फॉर क्वेरिंग एंड ड्रेसिंग, ये कुछ टूल्स दिया हुआ है क्वेरिंग करने के लिए और स्टोन का ड्रेसिंग करने के लिए। जो पहला है इसको बोलेंगे वेज, बी को बोलेंगे क्या, पिन, थर्ड आपका हैमर है सी, डी क्या है, रैचेट बोरिंग मशीन, डी क्या है, ये वाला रैचेट बोरिंग मशीन, ई क्या हो गया, ड्रिल, एफ हो गया आपका डीपर, ठीक है, जी हो गया टैंपिंग बार, एच हो गया प्राइमिंग नीडल, आई हो गया जंपर, जे हो गया क्रो बार, इसको बोलेंगे क्रो बार, ठीक है, और के हो गया चीजल पॉइंटेड वेज, एल हो गया क्लेइंग आयरन। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ द स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज ड्रेसिंग। अब जैसे हमने देखा उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ द स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस, हमको चाहिए प्लेन एज चाहिए स्टोन का, और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज का चाहिए, एंड शेप इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। पोजीशन ऑफ द नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जो हम जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। इन स्टोन आर्चेज स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ देयर नेचुरल बेड्स। स्टोन आर्चेज में जो स्टोन प्लेस्ड होगा वो होगा विथ देयर नेचुरल बेड्स, ठीक है। जो स्टोन आर्चेज में स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड्स रेडियल, जिसका स्टोन नेचुरल बेड क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। इन वॉल्स, दीवालों में स्टोन्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल बेड्स इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टोन में वॉल्स में दीवालों पे जो स्टोन इस तरह से रखेंगे ताकि जो उसका नेचुरल बेड का डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। कॉर्निक्स एंड स्ट्रिंग कोर्सेस, कॉर्निक्स एंड स्ट्रिंग कोर्सेस में जो स्टोन हम प्लेस करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ देयर नेचुरल बेड्स एज वर्टिकल, ठीक है। नेचुरल बेड्स का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये आपका दिख रहा है पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, स्टोन आर्चेज, द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड रेडियल, जो नेचुरल बेड होगा ये रेडियल डायरेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है। ये वॉल्स में कैसा है, इन वॉल्स स्टोन्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल बेड्स इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नेचुरल बेड डायरेक्शन, ठीक है। अगर बात करें कॉर्निसेस में एंड स्ट्रिंग कोर्सेज में, स्टोन्स आर प्लेस्ड विद द डायरेक्शन ऑफ देयर नेचुरल बेड्स एज वर्टिकल। यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। गुड बिल्डिंग स्टोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या होना चाहिए, अपीयरेंस फॉर फेस वर्क, अगर फेस वर्क हो रहा है इट शुड हैव अ फाइन एंड कॉम्पैक्ट टेक्सचर। तो टेक्सचर कैसा होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। लाइट कलर्ड स्टोन्स आर प्रेफर्ड एज डार्क कलर इज लाइकली टू फेड अवे। और स्टोन का कौन सा कलर हम प्रेफर होना चाहिए, तो लाइट कलर। क्यों, क्योंकि डार्क कलर लेंगे तो वो हो सकता है कि फेड कर जाए, तो फेड करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लाइट कलर स्टोन यूज करेंगे। और फाइन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट टेक्सचर होना चाहिए।
अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ए ब्रोकन स्टोन शुड नॉट बी डल इन अपीयरेंस एंड शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर फ्री फ्रॉम कैविटीज क्रैक्स एंड पैचेस। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हम स्टोन लाएंगे, वो अपीयरेंस में डल नहीं दिखना चाहिए, एक यूनिफॉर्म टेक्सचर उसका होना चाहिए जो कि कैविटी से फ्री हो, क्रैक्स पैचेस से सब कुछ फ्री हो। ठीक है। अगर बात करें स्टोन की स्ट्रेंथ की, स्टोन शुड बी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग एंड शुड हैव स्ट्रेंथ बिटवीन 60 टू 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 60 से 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। और क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 100 एमपीए से ज्यादा होना चाहिए। याद रख लिया, क्वेश्चन आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन 100 एमपीए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। स्टोन शुड बी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड शुड हैव स्ट्रेंथ बिटवीन, इतना होना चाहिए कम से कम 100 से ज्यादा होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर वेट की बात करें तो वेट क्या है? इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द पोरोसिटी एंड डेंसिटी। तो वेट एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है? स्टोन के डेंसिटी को इंडिकेट करता है, पोरोसिटी को इंडिकेट करेगा। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए हेवियर स्टोन्स आर रिक्वायर्ड, हमको हेवियर स्टोन चाहिए होगा। वेट इज इन द केस ऑफ आर्चेस एंड डोम्स, जहाँ पे आर्च बना रहे हैं या कोई डोम्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे लाइट वेट स्टोन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक। हार्डनेस इज, तो अभी जस्ट देखा हार्डनेस के लिए कौन सा स्केल हम लेते हैं? मॉस स्केल। अगर बात करें टफनेस की, द स्टोन यूज्ड शुड बी टफ व्हेन वाइब्रेटरी और मूविंग लोड्स आर एंटिसिपेटेड। टफनेस, तो स्टोन जब यूज करेंगे वो टफ होना चाहिए जब वाइब्रेटरी या मूविंग लोड हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें मूविंग लोड पड़ने वाला है, वाइब्रेशन पड़ने वाला है, तो जो स्टोन यूज करेंगे टफ होना चाहिए। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 5%, तो 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। इफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन 10%, अगर 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन है, देन द स्टोन इज रिजेक्टेड, इसका मतलब स्टोन का आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 5% और 10% याद रखिएगा स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन। स्टोन शुड बी वेल सीजन, तो बहुत वेल सीजन होना चाहिए स्टोन। फायर रेसिस्टेंट होना चाहिए। इट कैन विथस्टैंड अप टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरेबल। ठीक है। स्टोन के वेल सीजन होना चाहिए, फायर रेसिस्टेंट होना चाहिए और वेल ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर बात करें टेस्टिंग ऑफ स्टोन की, टेस्टिंग ऑफ स्टोन, तो पहला है स्मिथ टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। तो स्टोन में क्या कोई सॉल्युबल मैटर भी है क्या, इसको प्रेजेंस, इस प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं स्मिथ टेस्ट। ये आपका स्टोन हो गया। ठीक है। स्टोन लेंगे हम, इसको डाल देंगे क्लीन वाटर में। क्लीन वाटर है, इसका मतलब कोई भी सॉल्युबल मैटर नहीं है। अगर पानी टर्बिड हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ सॉल्युबल मैटर है इसमें, तो इसको बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट करते हैं हम, स्टोन का टेस्टिंग है और वो स्टोन के अंदर सॉल्युबल मैटर को के प्रेजेंस को पता लगाने के लिए। ठीक है। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। 3 क्यूब्स ऑफ 50 मिलीमीटर आर टेकन, 50 मिलीमीटर का हम 3 क्यूब लेंगे और एवरेज को रिपोर्ट करेंगे हम, एंड द एवरेज इज रिपोर्टेड। ठीक है। ये इसका दिया हुआ है IS 1121 पार्ट 1 में। ये स्टोन क्यूब हमने लिया, 72 आवर सोक्ड इन वाटर एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तब उसको क्या करेंगे हम, 72 घंटे तक पानी में सोक करेंगे। ठीक है। या 24 आवर्स, और फिर क्या करेंगे, 24 आवर्स ओवन ड्राई करेंगे एट 105 से 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको कूल करेंगे डेसिकेटर में एट 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन लेके इसमें 40 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर पर मिनट के से लोड लगाएंगे जब तक ये क्रश ना हो जाए, उससे हम निकालेंगे कंप्रेसिव। ये इसका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। एट्रिशन टेस्ट क्या होता है? इट इज कैरिड आउट इन डेवल जेवल टेस्टिंग मशीन। तो डेवल टेस्टिंग मशीन में हम इसको करेंगे एट्रिशन टेस्ट को। और करते कैसे हैं, तो 60 मिलीमीटर साइज स्टोन लेंगे और उसको डाल देंगे मशीन में और रोटेट करेंगे 5 घंटों के लिए। और क्या स्पीड होगा, तो 30 से 33 रिवोल्यूशन पर मिनट। फिर हम निकालेंगे रेट ऑफ वियर। रेट ऑफ वियर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग 1.5 मिलीमीटर सीफ, 1.5 मिलीमीटर सीफ से जो पास करेगा परसेंटेज बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। ठीक है। अगर रेट ऑफ वियर 3% से कम आया, मतलब 3% से कम ही वेट पास हुआ 1.5 मिलीमीटर सीफ से, ठीक है, इसका मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब अच्छा क्वालिटी का था। अगर 3% है तो क्या होगा, मीडियम बोलेंगे। ठीक है। और अगर 3% ज्यादा हो गया मतलब बैड क्वालिटी और कैन नॉट बी यूज इन स्टोन मैसनरी, तो ये बैड क्वालिटी है और उसको यूज हम नहीं करेंगे स्टोन मैसनरी में। ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 20 डिग्री पे, इसको रोटेट करेंगे हम डेवल टेस्टिंग मशीन। ठीक है।
नेक्स्ट है हार्डनेस टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज डन इन द डॉरी टेस्टिंग मशीन। तो यह टेस्ट हम करते हैं डॉरिंग टेस्टिंग मशीन में। डॉरी टेस्टिंग मशीन में करेंगे हार्डनेस टेस्ट। ये आपका 25 मिलीमीटर डायमीटर हो गया, 25 मिलीमीटर हाइट हो गया, subjected to pressure at 12.5 न्यूटन at the rate 28 रिवोल्यूशन पर मिनट फॉर 1000 रिवोल्यूशन। तो 1000 रिवोल्यूशन के लिए 28 आरपीएम की स्पीड से हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे 12.5 न्यूटन का, और फिर जो लॉस इन वेट हुआ उसको मेजर कर लेंगे और फिर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस याद रखिए कितना होता है, 20 माइनस लॉस इन वेट अपन 3, 20 माइनस जितना वेट लॉस हुआ है ग्राम में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अगर 14 से कम है, 14 से कम है इसका मतलब लेंगे पुअर हार्डनेस है। अगर 14 से 17 के बीच में है तो कहेंगे मीडियम हार्डनेस है। अगर 17 से ज्यादा है तो बोलेंगे वेरी हार्ड है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करेंगे, इट इज कैरिड आउट यूजिंग एन एनुअल टेस्टिंग मशीन। तो एनुअल टेस्टिंग मशीन के इस्तेमाल से हम इसको इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे। In this test, 25 into 25 मिलीमीटर सिलेंड्रिकल एग्रीगेट इज इम्पैक्टेड बाय अ हैमर। एक 25 मिलीमीटर गुने 25 मिलीमीटर सिलेंड्रिकल एग्रीगेट लेंगे हम, ठीक है, और उस पर इम्पैक्ट करेंगे एक हैमर से जिसका मास होगा 2 kg, एंड अलाउ टू फॉल फ्रॉम डिफरेंट हाइट अंटिल द स्पेसिमेन फेल। जब तक स्पेसिमेन फेल ना हो जाए तब तक उसको अलग अलग हाइट से हम उसको फॉल कराएंगे उस हैमर को, 2 kg हैमर को, ठीक है। और टफनेस ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, हाइट इन सेंटीमीटर फ्रॉम विच स्पेसिमेन, जो जिस हाइट से गिरेगा उसी को हम बोल देंगे टफनेस कॉफिशिएंट। अगर टफनेस कॉफिशिएंट 30 है, 13 से कम है, 13 से कम है तो बोलेंगे पुअर टफनेस है। अगर 13 से 19 के बीच में आया तो उसको बोलेंगे मॉडरेट टफनेस है। अगर 19 से ज्यादा आया तो बोलेंगे वेरी टफ है, ठीक है। फिर है एसिड टेस्ट। इट इज यूज टू डिटरमाइन द वेदर रेसिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ स्टोन। तो स्टोन का वेदर रेसिस्टेंस कैसा है उसको मेजर करने के लिए हम एसिड टेस्ट करेंगे। जैसे कि स्टोन है उसमें शार्प एजेस है, ये हम डिप्ट करेंगे HCl फॉर 7 डेज। 7 दिनों तक हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे। शार्प एजेस एंड सरफेसेस डू नॉट कन्वर्ट इनटू पाउडर, ठीक है। यहाँ पे जो शार्प एज है या कोई सरफेस है वो कन्वर्ट नहीं होगा पावर में, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, नो शार्प एजेस विद पावर सरफेस। तो शार्प एंड फर्म कॉर्नर्स एंड एजेस आर एन इंडिकेशन ऑफ साउंड स्टोन। अगर कॉर्नर्स शार्प है, फर्म है, इसका मतलब क्या कि स्टोन आपका अच्छा क्वालिटी का है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, सिंपल याद रखिए। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। स्टोन के ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, सिंपल याद रखिए। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa। हमने जस्ट देखा जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा स्टोन का वो 100 MPa से ज्यादा होना चाहिए। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa, ठीक है। अब आएगा प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट दिस डिके। तो इसके डिके को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है स्टोन का प्रिजर्वेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हमको चाहिए, अलग अलग उसका ट्रीटमेंट चाहिए उसको प्रिजर्वेशन के लिए। इन जनरल स्टोन शुड बी मेड ड्राई विद द हेल्प ऑफ ब्लो लैम्प। इन जनरल जो स्टोन हम स्टोन बनाते हैं शुड बी मेड ड्राई। उसको ड्राई कैसे करना होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लो लैम्प एंड देन कोटिंग ऑफ पैराफिन। पैराफिन का कोटिंग लगा देंगे उस पर, या लिनसीड ऑयल का, या लाइट पेंट, कोई लाइट पेंट कर देंगे सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। दिस मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्टोन। और ये क्या करेगा, स्टोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। हाउ एवर दिस ट्रीटमेंट इज पीरियडिक एंड नॉन परमानेंट। ये क्या होता है, पीरियडिक होता है और नॉन परमानेंट होगा, मतलब बार बार आपको करना पड़ेगा। When treatment is done with linseed oil, it is boiled and applied in 3 coats over the stone। जब linseed oil से करेंगे तो इसको पहले बॉयल करेंगे और 3 कोट में स्टोन के ऊपर अप्लाई करेंगे। In industrial towns, stones are preserved by the application of solution of barium hydrate, also termed as baryeta, barium hydroxide। इंडस्ट्रियल टाउन में जो स्टोन होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ बैरियम हाइड्रेट, और उसको बोलते हैं बैरिएटा बोलते हैं, BaOH ट्वाइस। इट वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर बैरिएटा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ जो कि डिपॉजिट होगा स्टोन पे, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट बना देगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 खींच लेगा एटमोस्फेयर से और बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। अब कुछ आर्टिफिशियल स्टोन है, देखते हैं। वेयर ड्यूरेबल स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट एंड आर्टिफिशियल स्टोन्स नोन एज कास्ट स्टोन इज यूज्ड। अब जहाँ पे ड्यूरेबल स्टोन्स अगर अवेलेबल नहीं होता है रीजनेबल कॉस्ट पर, ठीक है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल स्टोन जिसे हम कास्ट स्टोन भी कहते हैं, वो यूज करना पड़ता है। आर्टिफिशियल स्टोन्स आर मेड विद सीमेंट एंड नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ क्रस्ट स्टोन एंड सैंड विद डिजायर्ड सरफेस फिनिश। जो आर्टिफिशियल स्टोन होता है वो कैसे आर मेड विद सीमेंट से बनाएंगे हम, एंड नेचुरल एग्रीगेट से ऑफ क्रस्ट स्टोन का यूज कर लेंगे या कोई सैंड का यूज कर लेंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ है जैसे कि गार्लिक स्टोन, कुछ एग्जाम में आ जाएगा गार्लिक स्टोन क्या होता है। तो गार्लिक स्टोन क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्डिंग ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्डिंग ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड। तो आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट को मोल्ड करके बनाया जाता है गार्लिक स्टोन। दीज आर यूज एज अ सरफेस ड्रेन, तो सरफेस ड्रेन के रूप में हम यूज करेंगे गार्लिक स्टोन को, और ये बनाया जाता है बाय मोल्डिंग ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। अगर कंक्रीट ब्लॉक की बात करें तो these are cast at a site in the construction of pier और are used for steps, window sills, ठीक है, तो सिंपल सा बात है। रैंसम स्टोन क्या होता है, these are prepared by mixing soda silicate with cement to provide decorative flooring। तो एक डेकोरेटिव फ्लोरिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सीमेंट में हम मिला देंगे मिक्सिंग सोडा सिलिकेट मिला देंगे, सोडा सिलिकेट, ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल स्टोन भी बोलते हैं। विक्टोरिया स्टोन किसको बोलेंगे, these are granite pieces with surface hardened by keeping it immersed in soda silicate for 2 months। तो 2 महीने के लिए सोडा सिलिकेट में इसको डुबा के हम क्या करेंगे, इसको सरफेस को हार्ड कर देंगे ग्रेनाइट पीस को, और फिर इसको बोलेंगे विक्टोरिया स्टोन। बिटुमिनस स्टोन बोलेंगे ग्रेनाइट एंड डियोराइट आर इम्प्रेग्नेटेड विथ प्रिपेयर्ड और रिफाइंड टार टू फॉर्म बिटुमिनस स्टोन। तो क्या करेंगे, ग्रेनाइट और डियोराइट लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड या रिफाइंड टार का इम्प्रेग्नेट कर देंगे, उस पर लेयर लगा देंगे और उसको बोलेंगे बिटुमिनस स्टोन। क्लियर है। इंपेरियल स्टोन क्या बोलेंगे, दीज आर फाइनली क्रस्ट ग्रेनाइट मिक्स्ड विद पोर्टलैंड सीमेंट। फाइनली क्रस्ट ग्रेनाइट लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे किसे, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। एंड दीज आर सिमिलर टू विक्टोरिया स्टोन, और ये सिमिलर होता है विक्टोरिया स्टोन की तरह ही। आर्टिफिशियल मार्बल की बात करें तो इट कैन बी आइदर प्री कास्ट और कास्ट इन सिटू, आइदर प्री कास्ट हो सकता है या आप साइट पे जाके भी कास्ट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ पोर्टलैंड जिप्सम सीमेंट, पोर्टलैंड जिप्सम सीमेंट एंड सैंड। पोर्टलैंड जिप्सम सीमेंट और सैंड से आप बना सकते हो आर्टिफिशियल मार्बल। स्टोन का यूज क्या है, तो एक ग्रेनाइट हम यूज करेंगे कहाँ पे, एबटमेंट ऑफ पियर। तो याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन आता है इस पर AEJ के एग्जाम में कि एबटमेंट ऑफ पियर, पियर में हम यूज करेंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एंड मार्बल यूज करेंगे कहाँ पे, फेसिंग वर्क में। कंकर यूज करेंगे कहाँ पे, हाइड्रोलिक लाइम में। लाइम स्टोन, मार्बल, सैंड स्टोन ये यूज करेंगे फ्लोरिंग में। नीस हम यूज करेंगे कहाँ पे, पेविंग वर्क में। बसाल्ट एंड ट्रैप यूज करेंगे रबल मशीनरी एंड फाउंडेशन वर्क में, ठीक है। स्लेट हम यूज करेंगे कहाँ पे, DPC एंड रफिंग मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में। चौक यूज करेंगे कहाँ पे, मैन्युफैक्चर ऑफ पुट्टी में। मार्बल एंड सॉल्ट स्टोन यूज करेंगे कहाँ पे, ऑर्नामेंटल और कार्विंग वर्क में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द रॉक हैज मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोला, द रॉक हैज मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो किस रॉक के पास ज्यादा फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। द मैक्सिमम फायर रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होगा उसके पास ज्यादा फायर रेसिस्टिंग कैपेसिटी होगा, एज इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, क्योंकि ये सिलिका से बना हुआ है, ठीक है, तो बी हो गया। हार्ड स्टोन इज सुटेबल फॉर, जो हार्ड स्टोन होगा वो किसके लिए सुटेबल होगा, ये आपका होगा रबल मशीनरी के लिए। हार्ड स्टोन इज सुटेबल फॉर रबल मशीनरी। ए हेवी स्टोन इज सुटेबल फॉर रिटेनिंग वर्क, हार्बर वर्क, डैम etc, ठीक है। एंड द लाइट वेट स्टोन इज सुटेबल फॉर आर्च मशीनरी। तो लाइट वेट स्टोन यूज करेंगे हम आर्च मशीनरी के लिए। जो हेवी स्टोन यूज करेंगे हम कोई रिटेनिंग वर्क है या हार्बर वर्क है, डैम बनाना है, वहां पे यूज कर लेंगे। और हार्ड स्टोन जिसका हार्डनेस ज्यादा होगा वहां पे हम रबल मशीनरी यूज करेंगे। तो सी हो गया आंसर। द रॉक विच इज मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस रॉक के पास होगा, तो सबसे ज्यादा आपके पास नीस के पास, ठीक है। नीस का होता है 2200 से 3700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेनाइट का होगा 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेटराइट का होगा 18 से 32 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सैंडस्टोन होगा 650 केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा नीस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टोन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेट देखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।